आज हम बात करेंगे ग्लोबल डिप्लोमेसी की। हम बात करेंगे एक न्यूज़ के साथ कि किस तरह से है इंडिया, कहाँ पर है ग्लोबल डिप्लोमेसी में, कहाँ पर है इंडिया की प्रेजेंस, कौन सा सीरियल नंबर है इंडिया का ग्लोबल डिप्लोमेसी में। और इसमें एक न्यूज़ के साथ मैं आपको यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि टर्की बीट्स इंडिया, चाइना पिप्स यूएसए इन ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स। कहते हैं कि टर्की जो है वो अहेड ऑफ इंडिया है इन द एक्सपेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक मिशंस, और चाइना जो है वो सीरियल नंबर पर 1 है, यूएसए सीरियल नंबर 2 पर आ रहा है ग्लोबल डिप्लोमेसी में। और ये जो है यहाँ पे इंडिया के मुतालिक काफ़ी अच्छी चीज़ें भी लिखी हुई हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स की। आप सबको मालूम होगा कि कुछ टाइम पहले लॉवी इंस्टीट्यूट जो है ऑस्ट्रेलियन बेस्ड इंस्टीट्यूट है, उन्होंने रिलीज़ किया 2024 ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स। और उसमें मैं आगे बात करूँगा कि क्या है 2024 ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स, जहाँ पर उन्होंने ब्राउट आउट किया दैट इंडिया जो हिस्टोरिकली अंडर इन्वेस्ट करता आ रहा है इन द साइज ऑफ इट्स डिप्लोमेटिक नेटवर्क्स रिलेटेड टू इट्स डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक वेट हैज इवॉल्व्ड now to become one of the fastest growing diplomatic networks in the world। लेकिन टर्की जो है उसका नंबर जो है वो हमसे आगे, यानी हम टर्की से पीछे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स क्या है। देखिए, हाउ डू नेशंस प्रोजेक्ट इन्फ्लुएंस अमंग द वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेशनल पावर, लाइक इकोनॉमिक पावर होता है, मिलिट्री पावर एंड टेक्नोलॉजी पावर। डिप्लोमेसी जो है इट हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट अंडर काउंटेड एंड दस ऑफन ओवरलुक्ड लेवल्स ऑफ इन्फ्लुएंस। 2016 में जो है लॉवे इंस्टीट्यूट जो है ऑस्ट्रेलियन बेस्ड इंस्टीट्यूट है, दे लॉन्च्ड द ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स टू एड्रेस दिस गैस माई मैपिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक नेटवर्क। ये बात कर रहा है कि किस कंट्री की कहाँ पर क्या प्रेजेंस, और डिप्लोमेटिकली कहाँ पर किस कंट्री ने ज़्यादा एम्बेसीज खोले हैं, कौन कंट्री ज़्यादा डिप्लोमेसी में इन्वेस्ट करते हैं, उस सब पर इन्होंने काम शुरू कर लिया। और इन्होंने जो है डिप्लोमेसी इंडेक्स लॉन्च किया। फॉर द फर्स्ट टाइम द इंडेक्स अलाउड यूजर्स टू सी द स्केल ऑफ ए कंट्रीज ऑफिशियल ओवरसीज प्रेजेंस व्हाइल कनेक्शंस वर द थिकेस्ट एंड हाउ कंट्रीज डिप्लोमेटिक नेटवर्क्स कंपेयर टू ईच अदर, राइट। और ये जो है ये प्रोवाइड कर रहा है अ बेसिस फॉर फ्रेश इंसाइट्स इनटू द रिलेटिव वेट कंट्रीज प्लेस ऑन डिप्लोमेसी एंड व्हाइल दे सॉट टू फील दिस इन्फ्लुएंस। और उसके बाद 2016 के बाद 8 years के बाद इन अ मोर कंटेस्ट वर्ल्ड डिप्लोमेसी हैज नेवर बीन अ मोर इम्पोर्टेंट डायमेंशन ऑफ स्टेट क्राफ्ट। इसीलिए उन्होंने 2016 के बाद लव इंस्टीट्यूट ने 2024 में रिलीज किया ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स, जो विजुअलाइज करता है डिप्लोमेटिक नेटवर्क ऑफ 66 कंट्री। यानी डिप्लोमेटिक नेटवर्क क्या है दुनिया में 66 कंट्रीज की, और कौन सी कंट्रीज कहाँ पे किस तरह से एक्सपैंड करते हैं अपने एम्बेसीज को, अपने डिप्लोमेटिक नेटवर्क को दुनिया में। ये एक रिसर्च उन्होंने किया, रिलीज डेटा, पब्लिक डेटा से कलेक्ट करके ये चीज़ें कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन पर कोऑपरेशन या डेवलपमेंट के थ्रू हो या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हो, कौन सा किस कंट्री का कितना इंडेक्स, यानी किस कंट्री का कितना ये है नेटवर्क है, कि किस तरह से नेटवर्क कंट्रीज़ का चेंज हो रहा है दुनिया में। जो लेटेस्ट आइट्रेशन है इस इंडेक्स का, जो पब्लिश हुआ रिसेंटली जुलाई एंड नवंबर 2023 में, इन्होंने मैक्रो लेवल पर ये देखा कि डिप्लोमेटिक नेटवर्क जो है कौन सी कंट्री एक्सपैंड कर रही है और डीपन कर रही है, और किस तरह से। हालांकि ऑनलाइन कनेक्टिविटी है आजकल गवर्नमेंट्स की, कंट्रीज़ के दौरान ऑनलाइन ही ज़्यादा एक दूसरे से मुखातिब होते हैं या एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन उनका मोर ये है कि फेस टू फेस कौन कंट्री ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं डिप्लोमेसी में, ऑन द ग्राउंड प्रेजेंस किस कंट्री की ज़्यादा है। जैसे ग्रेट पावर राइवलरी इज एट एज prevailing in diplomacy in other fields, like in other fields। यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, वो डोमिनेट कर रहे हैं रैंकिंग में, लेकिन अब चाइना जो है वो नंबर 1 पर आया है। और 2024 ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स जो है उन्होंने क्रिटिकल रिसोर्स है फॉर अंडरस्कोरिंग द चेंजिंग फेस ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी, और ज़्यादा जो यूक्रेन वार के बाद जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, जो एक शिफ्ट हुआ ग्लोबल, तो उन्होंने उसी के मुताबिक कि जो कंट्रीज़ हैं वो किस तरह से शेप कर रहे हैं डिप्लोमेसी को। और अगर हम इंडिया की बात करें, जिस तरह से मैंने पहले ही बताया, उन्होंने लिखा है कि हिस्टोरिकली अंडर इन्वेस्ट कर रहा था इंडिया, उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ सालों से इंडिया जो है इन्वेस्ट करना शुरू कर लिया बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी में, और एक्सपैंड कर रहे हैं डिप्लोमेटिक मिशंस को, एम्बेसीज को अदर कंट्रीज़ में। आपने देखा होगा रिसेंटली जो इतने भी न्यूज़ें आई हैं, टोटल ऑफ 194 डिप्लोमेटिक पोस्ट है इंडिया को ग्लोबली।
इंडिया हैज़ का 11th रैंक है इस इंडेक्स में, हम अहेड है कनाडा, स्पेन और साउथ कोरिया से। इंडिया हैज़ ओपन एज मेनी एज 11 न्यू पोस्ट सिंस जस्ट 2021, मोस्ट ऑफ देम इन अफ्रीका, लेकिन फिर भी जो है एट अ टाइम व्हेन इंडिया हैज़ बीन ट्राइंग टू पोजिशन इटसेल्फ एज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, रिपोर्ट सेज दैट over 75% of the newly जो new diplomatic posts by India since 2021 were in Africa. In addition, Indian missions in Lithuania and Cabo Verde are in process of being set up, and the country is also preparing to open its mission in strategically located island countries of Timor-Leste positioned between the Indian and Pacific Oceans. लेकिन फिर भी जो न्यूज़ है वो ये है कि टर्की जो है दैट्स अहेड ऑफ इंडियाज diplomacy. If diplomacy happens to be one of the most important levels of global influence, then by attending the just concluded G7 summit in Italy as a special invitee, फिर हम जो है seem to have further हमने strengthen किया, शायद strengthen कर रहे हैं हम bond को, perception को, that India under Prime Minister Narendra Modi's leadership is increasingly becoming an active global player. लेकिन उस तरह से डिपेंड नहीं होता है कि आप कितने पार्टिसिपेट करें ग्लोबल पावर्स में, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस में। इट डिपेंड्स कि आपके कितने एम्बेसीज हैं दूसरे मुल्क में। इसी बेसिस पर ये इंडेक्स आया है कि कितने आप फेस टू फेस, कितना आपका इन पर्सन एम्बेसीज हैं बाकी कंट्रीज़ में। उससे लगता है कि आपकी जो पावर है आपकी कंट्रीज़ वो बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन टर्की जो है वो इसलिए हमसे आगे हैं कि उनके एम्बेसीज जो हैं शायद 264 और 294 उनके एम्बेसीज है, चाहे वो OIC के मेंबर हैं, इसलिए वो हर कंट्री में, मुस्लिम कंट्रीज़ में भी उनके एम्बेसीज हैं और उन्होंने इसमें इन्वेस्ट बहुत किया है। हम उतना इन्वेस्ट नहीं करते थे, लेकिन अब चूँकि ये रिपोर्ट भी बोल रहा है कि अब इंडिया कर रहा है इन्वेस्ट, लेकिन मोर करना चाहे, क्योंकि कीपिंग इन कंसिडरेशन द डेमोग्राफी एंड इकोनॉमिक वेट, चाइना जो है वो ह्यूजली इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए वो सीरियल नंबर 1 पर आया और हर कंट्री में उनके एम्बेसीज हैं, मशीन्स हैं। लेकिन सबसे पहले जो ये लॉवे इंस्टीट्यूट है उनका जो की फाइंडिंग्स हैं ग्लोबल डिप्लोमेसी में, उन्होंने बोला कि सबसे पहले जो सुपर पावर नेक एंड नेक जो इनकी की फाइंडिंग है, यानी चाइना जो है दैट्स अहेड इन अफ्रीका, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक, व्हाइल द यूनाइटेड स्टेट्स हैज एज इन अमेरिकाज, यूरोप एंड साउथ एशिया। बट ओवरऑल जो है चाइना होल्ड्स द नंबर 1 रैंक, फॉलोड बाय US एट नंबर 2, और इंडिया जो है वो 11 रैंक पर है, हम 11th रैंक पर हैं। दूसरा है कि मिडिल पावर्स राइजिंग, यानी टर्किया एंड इंडिया हैज rapidly expanding their diplomatic network in a more multipolar world, and here Turkey is well ahead of India. In fact, Turkey's rank is at 3, overtaking traditional diplomatic heavyweights like Japan and France, cooperating 252 पोस्ट, यानी टर्किया जो है वो 252 डिप्लोमेसीज हैं उनके। इट हैज स्ट्रेटेजिकली एक्सपेंड इट्स नेटवर्क्स इन मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। इंडिया को रैंक 11th है ग्लोबली, दो इट हैज़ डन वेरी वेल इन द रिसेंट ईयर्स टू ओवरटेक मैनी एस्टैब्लिश्ड global powers. India's diplomatic footprint is more pronounced in Africa, Asia and Europe, and it is represented in every country in Asia, ईस्टर्न अफ्रीका एंड इंडियन ओशन रीजन। फिर एशिया इन फोक्स उनका 4th फाइंडिंग रहा है, जहां पर इंडेक्स ने जापान की बात की है विद द 4th रैंक, दैट इज अ ग्लोबल डिप्लोमेटिक हैवीवेट, व्हाट इंडोनेशिया लीड्स इट्स डिप्लोमेटिक इन साउथ एशियन कंट्री। फिर 5th पॉइंट उनका की फाइंडिंग है कि द प्राइस ऑफ वार, यानी रशियाज वार इन यूक्रेन हैज कम एट अ हैवी कॉस्ट टू इट्स ग्लोबल डिप्लोमेटिक रीच। इट्स प्रेजेंट रैंक हैज कम डाउन टू 6 रशिया का। इंडिया क्लाउड ग्रोज अंडर प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो इतने सालों से देखिए कांग्रेस ने भी बहुत इन्वेस्ट किया है, लेकिन डिप्लोमेसी में अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट्स को। लेकिन ये रिपोर्ट जो लॉवे इंस्टीट्यूट है उनका रिपोर्ट है कि इंडिया ने उतना ज़्यादा अंडर इन्वेस्ट किया था, उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था डिप्लोमेटिक, कीपिंग इनटू कंसिडरेशन इट्स इकोनॉमी, इट्स डेमोग्राफिक। लेकिन अब नए नए डिप्लोमेटिक मिशन हम खोल रहे हैं, इसीलिए क्रेडिट दिया जा रहा है ग्लोबली। इंस्टीट्यूट जो लोवे इंस्टीट्यूट है ये क्रेडिट दे रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट को। कमिंग बैक टू इंडिया, one could find out significant progress in the field of diplomacy. This has been particularly visible in 4 areas, areas that continue to hold opportunities but with some challenges now for the present government. पहला कि ever since Prime Minister assumed as the Prime Minister of India 2014 से
हमने देखा कि उसका प्रोएक्टिव आउटरीच विद द इंडियन डायस्पोरा बहुत स्ट्रांग रहा, दैट एस्टिमेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस, इट इज द लार्जेस्ट डायस्पोरा, 18 million. It has reached the great heights. Its massive rallies in place ranging from Madison Square to Sydney to Seoul to Dubai to London, Houston. This, उन्होंने कलर ऑफ पासपोर्ट डज नॉट मैटर टू देम एज लॉन्ग एज पर्सन हैज ब्लड लिंक्स विद इंडिया, ये उनका कहना था। इसने बहुत स्ट्रांगली किया डायस्पोरा को क्लोजर टू इंडिया बाय मर्जिंग पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, PIO कार्ड जिसको हम बोलेंगे, जो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में शुरू हुआ था, या OCI कार्ड जो है हम बोलेंगे, मेकिंग द कार्ड होल्डर इक्वल विद इंडियन सिटीजन्स इन एवरी रेस्पेक्ट एंड सेइंग द राइट टू वोट एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे डिप्लोमेसी लेवल पर हम बहुत स्ट्रांग होना शुरू होती है डायस्पोरा से। और 4 एरियाज़ की बात जब हम करेंगे, सबसे पहला यही था जो मैंने आपको बताया कि जब से प्राइम मिनिस्टर ने 2014 से ऑफिस संभाला है, आउटरीच हुआ है इंडियन डायस्पोरा का। और जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस, जैसे मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डायस्पोरा जो है वो इंडियन डायस्पोरा है वर्ल्ड का। ये रिपोर्ट है, इट हैज़ रीच टू ग्रेट हाइट्स। और कनेक्शन जिस तरह से उनके साथ हुआ, जिस तरह से मैंने बताया, वो काफ़ी स्ट्रांग रहा। और वो कहीं ना कहीं हमें, क्योंकि डिप्लोमेटिक लेवल में, डिप्लोमेसी एक्सपैंड में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपके ट्रेड को, आपके कल्चरल जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, क्लोजर जो आपकी कंट्री डिप्लोमेटिक लेवल पर आए ग्लोबल साउथ की बात हम करते हैं, उसके क्लोज आया। तो इंडियननेस को फील करने लगे डायस्पोरा, और अपने तौर तरीके से वो चाहे बिजनेस में है, चाहे किसी भी फील्ड में, वो इंडिया को ही इन रिटर्न हेल्प करने लगे। दिस इज़ इन शार्प कंट्रास्ट टू द सिचुएशन अंडर इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। हालांकि मैं यहाँ पर ये खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये एक आर्टिकल आया था यूरेशियन में। ये आर्टिकल जो है ये प्रकाश नंदा, जो एक चेयरमैन है एडिटोरियल बोर्ड ऑफ यूरेशियन टाइम्स में, उन्होंने लिखा है। और उन्होंने उस आर्टिकल में पूरा एक्सप्लेन किया है, उसी को मैं थोड़ा आगे लेकर ब्रीफ आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, उन्होंने ये भी लिखा उस आर्टिकल में कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें, हु वाज ऑफ द व्यू दैट डायस्पोरा मस्ट नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम इंडिया, दैट दे शुड बी गुड सिटीजन्स ऑफ द कंट्रीज ऑफ देयर अडॉप्शन एंड दे मस्ट फुल्ली आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद दीज कंट्रीज। In fact, लेकिन Jawaharlal Nehru had abolished the Ministry for Overseas and Indian Affairs in 1947. And this article writes, it further writes that it was only when the Prime Minister of India, when Atal Bihari Vajpayee came in 1998, that India's diaspora outlook changed. And Vajpayee government जो है, they talked of the great Indian family, large PIO court scheme, organized the annual Pravasi Bharatiya Divas on 9th January and gave out Pravasi Bharatiya Samman awards and so on. So then this prime minister, further the present prime minister, he promoted the policy which under Prime Minister Narendra Modi in 3 C's: celebrate their cultural heritage, contribute to the development of the homeland, उन्होंने किया प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ने। नाउ द present government's का active cultivation the Indian diaspora का has a huge advantage in taking India's relationship with the major countries, particularly with the United States with a higher level, क्योंकि Indian Americans happen to be one of the most high profile ethnic groups in America. Second area जो है, that is the present prime minister of India, arguably the first prime minister of India who has been proactive much against India's not so palatable record of always being a country that attracts to international developments. उन्होंने लीडिंग किया ग्लोबल साउथ को and setting goals for climate change, pertaining climate change. Present prime minister has played a lead role in initiating coalition for disaster resilient infrastructure, global biofuel alliance and India Middle East economic corridor. ये present prime minister के ही वक्त में हो जाता है, और इन्होंने ग्लोबली वो वॉइस रेज किया, इन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, और इससे जो है इंडिया की वाइब बन गई इंटरनेशनल लेवल पर। ग्लोबल साउथ की बात करें, कोलिशन फॉर डिसास्टर मैनेजमेंट की बात करें, या ग्लोबल बायोफ्यूल की बात करें, या इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें, उन्हें एक्टिव पार्टिसिपेशन उसमें लिया, बात करनी शुरू कर ली, जिससे इंडिया नज़र आने लगा ग्लोबली। He has also been involved in raising global outfits. Most of the institutions such as United Nations, World Bank, or International Monetary Fund that we see are the creations of this, so-called leaders of the World War II.
viewed thus, the Prime Minister of India will be remembered for launching International Solar Alliance ISA along with French President. इनने बहुत सारे projects launch किए internationally at the 21st session of the United Nations Climate Change Conference of the parties COP21 in Paris. Alliance was formed to promote solar energy in 121 member countries and mobilize over 1 trillion of investment in deployment at affordable cost. ये प्राइम मिनिस्टर के ही नेतृत्व में हुआ, मतलब उन्हीं के बातों से हुआ, उन्होंने ही ग्लोबल लीडर्स के साथ इनिशिएटिव करके ये चीज़ें करनी शुरू कर ली। अलॉन्ग विद फॉरेन यूएस प्रेसिडेंट एंड जापानीज प्रीमियर, अगर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्लेड रोल इन कंस्ट्रक्ट ऑफ इंडियो पैसिफिक जियो पॉलिटिकल रियलिटी उन्होंने बनाई इंडियो पैसिफिक। और आज जब हम बात करते हैं इंडिया पैसिफिक एज ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंटिटी दैट हैज़ गेन्ड ग्लोबल रिकग्निशन, बट अंटिल 4 years ago, 10 years ago, अगर आप देखेंगे लीडिंग कंट्रीज पर्टिकुलरली यूरोपियन पावर्स, एशियन कंट्रीज एंड रशिया वर हेजिटेंट टू इवन यूज द टर्म इंडियो पैसिफिक, इंस्टेड दे वर मोर कंफर्टेबल यूजिंग जियोग्राफिक टर्म एशिया पैसिफिक। अब वो इंडो पैसिफिक की बात करते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने उस तरह की ग्लोबल डिप्लोमेसी चलाई। ITR यानी इंडो पैसिफिक ग्लोब रीजन construct, rather than its established geographical notion. So Prime Minister's contribution along with US President has been significant in building this construct. Fourthly जो ये आर्टिकल लिखता है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदीज इन्यूमरेबल क्रिटिक्स ब्रांड हिम एज कम्युनल, जो नहीं है वैसी चीज़ें, बट ही हैज़ बीन एबल टू इमर्ज एज द मोस्ट पॉपुलर इंडियन लीडर एवर इन वास्ट एंड एसेंशियली इन द मुस्लिम रीजन्स ऑफ द मिडिल ईस्ट। तो ये जो है, ये पूरा कहीं ना कहीं ग्लोबल डिप्लोमेसी की बात करता है, बना रहा है, एक बैलेंस कर रहा है पोजीशन को एट ग्लोबल लेवल, और इंडिया को एक पावरफुल एंटिटी बना रहा है ग्लोबल साउथ में, बहुत अच्छे से इंडिया को प्रेजेंट कर रहा है ग्लोबली। दैट्स द रीज़न हम अब बहुत सारे और मुस्लिम कंट्रीज़ में अपनी एम्बेसीज खोलने की बात करते हैं, जिनमें शायद ये पॉसिबल नहीं था पहले, या शायद नहीं कर पाते, अपने टाइज स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि क्यों हमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी करना है डिप्लोमेसी में, और चाइना और टर्की हमसे पहले आगे है तभी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, कंपेयर विद चाइना की बात कर सकते हैं, क्योंकि चाइना लीड्स द ग्लोबल पावर इन डिप्लोमेसी। इंडिया नीड्स टू पेस इट टू इंश्योर इट्स नॉट आउटमैन्यूर्ड इन इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। Robust diplomatic network is essential to counterbalance the influence of these and ensure that India remains a key player on the global स्टेज। इसी तरह से ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मल्टीलेटरल एंगेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना हम एक्सपैंड करेंगे डिप्लोमेटिक नेटवर्क और डिप्लोमेटिक एम्बेसीज खोलेंगे दूसरी कंट्रीज़ में, दैट वुड इम्प्रूव इंडियाज एंगेजमेंट विद द मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। और ये वाइटल है फॉर लॉबिंग फॉर इंडियाज इंटरेस्ट्स, गेनिंग सपोर्ट फॉर पोजिशंस एंड एडवांसिंग इट्स कैंडिडेसी फॉर लीडरशिप रोल्स इन द इंटरनेशनल बॉडीज़। इसी तरह से इफेक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट हो जाता है अगर आप ज़्यादा से एक्सपेंड करते हैं अपने डिप्लोमेसी के, मोर एम्बेसीज कंसुलेट्स जो है वो अलाउ करते हैं फॉर मोर रॉबस्ट रिस्पॉन्स टू इंटरनेशनल क्राइसिस, वेदर दे आर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और नेचुरल डिसास्टर्स। और डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात होती है, इंडिया जिसको हमेशा से आगे जिसमें रहा है, इंडियाज डेवलपमेंट कोऑपरेशन प्रोग्राम्स कैन बी मोर इफेक्टिव विद लार्जर डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स। और कल्चरल डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा अगर हम ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड इन डिप्लोमेटिक मिशंस। ये प्रोवाइड करेगा प्लेटफॉर्म टू प्रमोट इंडियन कल्चर, वैल्यू, सॉफ्ट पावर, कल्चरल डिप्लोमेसी एनहांस करेगा इंडिया का ग्लोबल इमेज और बिल्ड करेगा गुडविल और फॉस्टर पीपल टाइज। तो ये कुछ डायस्पोरा एंगेजमेंट, या जिस तरह से मैंने बताया कि वो काफ़ी वास्ट डायस्पोरा जो है 18 मिलियन है, वो मोर डिप्लोमेटिक मिशन जो है दैट विल इंश्योर बेटर सर्विस फॉर इंडियन सिटीजन्स एंड फोस्टर स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद द डायस्पोरा व्हिच कैन इन टर्न सपोर्ट इंडियाज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गोल्स। और इकोनॉमिक ग्रोथ और ट्रेड इससे ज़्यादा बढ़ जाता है जितना ज़्यादा डिप्लोमेटिक मिशन आपके होंगे दूसरे कंट्रीज़ में प्रमोट कर रहे हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को। इंडिया कैन बेटर सपोर्ट इट्स बिजनेस अब्रोड, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मोर एंड सिक्योर न्यू मार्केट्स फॉर इट्स एक्सपोर्ट। और ग्लोबल इन्फ्लुएंस पर हमारा बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम एक्सपैंड करें। वी शुड इंडीड कंसिडर एक्सपैंडिंग एंड इन्वेस्टिंग मोर इन डिप्लोमेटिक नेटवर्क एंड द लॉबी इंस्टीट्यूट्स डिप्लोमेटिक इंडेक्स अंडरस्कोर्स द प्रेजेंस underscores the importance of this diplomacy, and this is how India can move ahead। और यही है
कि जो टर्की हमसे थोड़ा आगे है, टर्की डिप्लोमेटिक नेटवर्क में हमसे आगे हैं, और हमें बहुत ज़्यादा और एंगेजमेंट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा और एम्बेसीज़ को खोलने की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, सो दैट हम ग्लोबल साउथ जिसकी हम बात करें, या जिस तरह से मैंने आपको कुछ 4 चीज़ें बताई कि किस तरह से प्रेज़ेंट गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, उनका जिस तरह से एक छवि बनी है, जिस तरह से ग्लोबल लेवल पर उनकी जो है उनका एक रिकॉग्निशन हुआ है, और कंट्री की रिकॉग्निशन हुई है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, उस चीज़ को और आगे लेने के लिए हमें ग्लोबल डिप्लोमेसी में इन्वेस्ट करना होगा, और मोर एंड मोर एम्बेसीज और कंसुलेट्स को खोलने होंगे, सो दैट इंडिया जो है वो ग्लोबल डिप्लोमेसी में काफ़ी आगे आई। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि चाइना हमारा राइवलरी है, और अगर चाइना नंबर 1 पर आता है, चाइना ने यूएस को पीछे छोड़ दिया, पीछे यूएस अब दूसरे नंबर पर हैं। और फिर ये है कि हम लोगों को, हमारी कंट्री को बहुत डिप्लोमेटिक लेवल पर डिप्लोमेसी में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको अच्छा लगे, और आप सब फीडबैक देंगे। थैंक यू।